गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम राजस्थान की प्रमुख सभ्यताओं का जो टेस्ट है उसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ये जो टेस्ट सीरीज़ रहेगी वो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ रहेगी, यानी कि जिसमें प्रत्येक टॉपिक के मिनिमम 10 प्रश्न आपको दिए जाएंगे और उनका जो सॉल्यूशन है वो आपको 360 डिग्री एंगल से कराया जाएगा। यानी कि 360 डिग्री का मतलब जितने भी ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, 4 ऑप्शन, उन सभी का आपको एनालिसिस मिलेगा, कंप्लीट एनालिसिस। कुल मिला के इस टेस्ट में 10 प्रश्न होंगे और इसी प्रकार से कंप्लीट हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का और सभी सब्जेक्ट की जो टेस्ट सीरीज है वो कंप्लीट टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। दूसरी बात ये है, इस टेस्ट सीरीज की जो विशेषता है वो ये होगी कि इसमें जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों से जो आप टॉपिक करेंगे वो पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। यानी कि इसको इस प्रकार से और इसके ऑप्शन को इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि कंप्लीट सिलेबस का जो रिवीजन है वो इससे अपन कर पाएंगे। तो चलिए हम एक एक प्रश्न की बात करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। जब भी आप प्रश्न को देखें तो इसका जो भी उत्तर आपको आता है उसको आप पहले लिखें और उसके बाद में आप इससे मैच करें कि हमारा प्रश्न सही था या गलत था। ठीक है। राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सबसे पहले 1871 ईस्वी में प्रारंभ करने का श्रेय किसे दिया जाता है? 4 ऑप्शन है। ACL कार्लाइल को, कनिंघम को, जॉन मार्शल को या KUR कैनेडी को। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य। तो पहला प्रश्न तो आपको इसी में मिल गया कि राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का कार्य सबसे पहले कब किया गया? तो 1871 में किया गया। किसने किया? तो इसका आंसर होगा ACL कार्लाइल के द्वारा। बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर कनिंघम दिया होगा। तो कनिंघम कौन थे मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक पुरातात्विक सर्वेक्षण आता है भारत में। अभी हमने प्रश्न किया है राजस्थान में, तो राजस्थान में पुरातात्विक सर्वेक्षण का प्रारंभ किसने किया था? ACL कार्लाइल के द्वारा किया गया था। अगर यही प्रश्न आपसे पूछा जाए कि बताइए भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? पहला प्रश्न बताइए, भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा 1861 में। ध्यान रखें 1871 में तो की गई थी राजस्थान में, ठीक है। इससे 10 साल पहले भारत में की गई थी। सबसे पहले भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई थी 1861 में। और इस भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के जो अध्यक्ष बनाए गए थे, वो अध्यक्ष कौन बनाया गया था? वो बनाया गया था अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो आपको जो दूसरा ऑप्शन दिख रहा है ए कनिंघम, ये कौन थे? ये भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे। क्लियर। अब अपन तीसरे ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा ऑप्शन इसमें दे रखा है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल कौन थे? ये आपको अभी भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग दिखा, इसी विभाग की पुनर्स्थापना, यानी कि हम कहें इसी विभाग का पुनर्गठन करने वाले कौन थे? जॉन मार्शल। इन्होंने पुनर्गठन किया था 1902 में। पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग की स्थापना भारत में कब हुई? 1861 में, ठीक है। राजस्थान में कब हुई? 1871 में। भारत में किसने स्थापना करी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने। और राजस्थान में किसने करी? ACL कार्लाइल ने। और भारत में पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग का पुनर्गठन कब किया गया? 1902 में। और किसने किया? जॉन मार्शल ने, ठीक है। एक ऑप्शन और रखा है इसमें कैनेडी, KUR कैनेडी। ये कौन थे? KUR कैनेडी ने, इसके बारे में बात करें तो इसका ये कथन पूछा जाता है कालीबंगा के संदर्भ में। इन्होंने कहा था कि कालीबंगा का जो विनाश है वो संक्रामक रोग के कारण हुआ है। संक्रामक रोग के कारण हुआ है। यानी कि कालीबंगा जो सभ्यता थी वो किस प्रकार से विलुप्त हुई है? संक्रामक रोग के कारण विलुप्त हुई है। ऐसा कहने वाले कौन थे? KUR कैनेडी थे, ठीक है।
तो इस प्रकार से हमने पहले प्रश्न को कंप्लीट कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं दूसरा प्रश्न। देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। आपको बताना है कि ये पेयर्स दे रखे हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है जोधपुरा सभ्यता जोधपुर में, आहड़ सभ्यता उदयपुर में, सुनारी सभ्यता झुंझुनू में, गणेश्वर सभ्यता सीकर में। तो बताइए कौन सी सभ्यता का जो युग्म है वो उसके जिले के साथ में सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा जोधपुरा सभ्यता। देखिए जोधपुरा सभ्यता जोधपुर में नहीं है, बल्कि जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है। ध्यान दीजिए इस बात को। जोधपुरा सभ्यता कहाँ पर स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है। जयपुर जिले में इसके अलावा कौन कौन सी सभ्यताएं हैं, मैं उन सब की बात कर लेता हूँ। जयपुर जिले में एक तो सभ्यता है जिसका नाम मैंने बताया जोधपुरा सभ्यता। जोधपुरा सभ्यता, जोधपुरा सभ्यता बताइए किस नदी के किनारे है? तो हम कहते हैं ये साबी नदी के किनारे है। साबी नदी के किनारे है। साबी नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो हरियाणा तक जाती है, ठीक है, यानी कि ये रेवाड़ी तक जाती है। जोधपुरा सभ्यता होगी। उसके बाद में हम बात करते हैं यहीं पर एक सभ्यता है बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता, बैराट सभ्यता भी बताइए कहाँ पर है? जयपुर जिले में है, जो कि कौन सी नदी के किनारे है? बाणगंगा नदी के किनारे है। बाणगंगा नदी के किनारे है, ठीक है। जयपुर में आपको मुख्य रूप से दो सभ्यताएं तो ध्यान रखनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें जयपुर में तो यहाँ पर एक है नंदलालपुरा, नंदलालपुरा सभ्यता। इसके अलावा जयपुर में एक है किराडोत सभ्यता, किराडोत सभ्यता। और बताइए एक है इसमें चौथवाड़िया सभ्यता। कई जगह ये चीथवाड़िया सभ्यता मिलेगा, एक ही बात है, ये वही सभ्यता है, ठीक है। चौथवाड़िया सभ्यता, किराडोत सभ्यता, नंदलालपुरा सभ्यता, बैराट सभ्यता और जोधपुरा सभ्यता। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जोधपुरा सभ्यता है और बैराट सभ्यता है, राइट। तो इस प्रकार से, और दूसरा अगर ऑप्शन हम देखें आंसर तो क्या ही हो जाएगा? जोधपुरा सभ्यता हो जाएगा जयपुर में, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। बाकी आड़ सभ्यता कहाँ है? उदयपुर में है। सुनारी सभ्यता झुंझुनू में है। गणेश्वर सभ्यता सीकर में है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने, दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य राजस्थान की किस सभ्यता से मिले हैं? ए ऑप्शन गिलिंडू सभ्यता, बी ऑप्शन सौंथी सभ्यता, सी ऑप्शन ओजियाना सभ्यता और डी ऑप्शन कालीबंगा सभ्यता। बताइए बताइए दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा कालीबंगा सभ्यता। दोहरी रक्षा प्राचीर के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। अभी हम कालीबंगा सभ्यता की पूरी डिटेल से बात करेंगे, इससे पहले हम अदर ऑप्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहला जो ऑप्शन है इसमें है गिलूंड सभ्यता। बताइए गिलूंड सभ्यता किस जिले में स्थित है? पहली बात तो यही है, बताइए गिलूंड सभ्यता है राजसमंद जिले में। किस जिले में है? राजसमंद जिले में है। दूसरी बात अगर हम बात करें गिलूंड सभ्यता की, तो इसका जो उत्खनन है या हम कहें खोज है, इसकी जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? इसकी खोज की गई थी 1957 में। नाम आएगा बीबी लाल, बीबी लाल कहें या ब्रजवासी लाल, ब्रजवासी लाल, ठीक है। ये वही बीबी लाल है जिन्होंने कालीबंगा सभ्यता की क्या किया था? उत्खनन किया था। बीबी लाल और बीके थापर। यहीं गिलूंड सभ्यता के बारे में ध्यान रखें कि इन्होंने गिलूंड सभ्यता की खोज की है। गिलूंड कहाँ पर पड़ता है? राजसमंद में पड़ता है। गिलूंड सभ्यता की अगर बात करें तो ये एक आहड़ संस्कृति का ही मुख्य रूप से विस्तार माना जाता है। और अगर हम गिलूंड सभ्यता से
बात करें कि किसके साक्ष्य मिले हैं, तो यहाँ पर एक चिक्तेदार हिरण मिला है, यानी कि चिक्तेदार हिरण की मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पर। ठीक है, तो गिलूंड के बारे में 3 बातें ध्यान रखें। राजसमंद जिले में है, खोज बीबी लाल के द्वारा 1957 में की गई थी, और यहाँ पर चिक्तेदार हिरण के साक्ष्य मिले हैं। अब हम बात करते हैं सोथी सभ्यता। बताइए सोथी सभ्यता किस जिले में है? तो पहला प्रश्न तो यही रहेगा कि सोथी सभ्यता बीकानेर जिले में है। बीकानेर जिले में है। बताइए कौन से जिले में है? सोथी सभ्यता बीकानेर जिले में है। सोथी सभ्यता की जो खोज की गई है, सोथी सभ्यता की जो खोज की गई है वो 1953 में की गई थी, और खोजकर्ता थे अमलानंद घोष। अमलानंद घोष। देखिए इन ऑप्शन को इस प्रकार से डिजाइन किया गया है ताकि आप एक ही प्रश्न में सभी को अच्छे से याद कर सकें। देखिए ये अमलानंद वही अमलानंद है जिन्होंने कालीबंगा की खोज की थी, और ये ब्रजवासी वही ब्रजवासी है जिन्होंने कालीबंगा का उत्खनन किया था। अभी हम बात करेंगे कालीबंगा के बारे में। ठीक है, सोथी सभ्यता के बारे में एक बात ये ध्यान रखें कि सोथी सभ्यता बीकानेर जिले में स्थित है, और सोथी सभ्यता की जो खोज है 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी। सोथी सभ्यता के बारे में एक बात और भी ध्यान रखें कि सोथी सभ्यता को क्या कहा जाता है? बताइए, कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। कालीबंगा प्रथम। कालीबंगा प्रथम किसे कहा जाता है? सोथी सभ्यता को कहा जाता है। क्लियर? अब हम बात करते हैं थोड़ा सा आगे। तीसरा ऑप्शन देखिए, ओजियाना सभ्यता। ओजियाना सभ्यता। तो पहला प्रश्न तो यही बनेगा कि ओजियाना सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो ओजियाना जो सभ्यता है वो भीलवाड़ा जिले में स्थित है। बताइए किस जिले में स्थित है? भीलवाड़ा जिले में स्थित है। दूसरी बात कि ओजियाना सभ्यता की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? तो ओजियाना सभ्यता की जो खोज है, ओजियाना सभ्यता की जो खोज है वो B.R. मीणा के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? B.R. मीणा के द्वारा की गई थी। लगभग इसकी जो खोज की गई थी वो सन 2000 ईस्वी में की गई थी ओजियाना। ठीक है, कहाँ पर पड़ती है ओजियाना? तो ओजियाना पड़ती है भीलवाड़ा में। अब हम इसकी एक खास बात की बात कर लेते हैं कि यहाँ से किस चीज़ के अवशेष मिले हैं। ओजियाना सभ्यता से मिला है एक सफ़ेद बैल। सफ़ेद बैल की मूर्ति मिली है यहाँ से। क्या मिली है? सफ़ेद बैल की मूर्ति मिली है। तो जिस प्रकार से हमने प्रश्न को डिजाइन किया था उस प्रकार से आप देख सकते हैं सभी तीनों आपको ऑप्शंस क्लियर हो जाने चाहिए। गिलूंड सभ्यता राजसमंद में है, बीबी लाल के द्वारा 1957 में खोज की गई, और यहाँ से चिक्तेदार हिरण की मूर्ति मिली है। सोथी सभ्यता बीकानेर जिले में है, इसकी खोज 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा की गई थी, इसे कालीबंगा प्रथम भी कहा जाता है। ओजियाना सभ्यता भीलवाड़ा जिले में है, जिसकी खोज B.R. मीणा के द्वारा सन 2000 में की गई थी, और यहाँ से सफ़ेद बैल की मूर्ति मिली है। अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक कालीबंगा की, क्योंकि दोहरी रक्षा प्राचीर के जो साक्ष्य है वो कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से मिले हैं। तो देखिए मैं एक बार कालीबंगा सभ्यता को पूरी को क्लियर कर देता हूँ। कालीबंगा काफ़ी इम्पोर्टेंट सभ्यता है। कालीबंगा सभ्यता, तो सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कालीबंगा के बारे में कि कालीबंगा में जो कालीबंगा है इसका शाब्दिक अर्थ क्या है? शाब्दिक अर्थ क्या है? इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो शाब्दिक अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। काले रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, दूसरा बात कि ये कालीबंगा सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो कालीबंगा सभ्यता बताइए किस जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अगला प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे है? तो बताइए किस नदी के किनारे है? घग्गर नदी के किनारे है।
इसी घग्गर नदी को हम कहते हैं मृत नदी। कौन सी नदी भी कहते हैं? इसी को ही हम कहते हैं मृत नदी, और इसे हम कहते हैं प्राचीन सरस्वती नदी। घग्गर नदी को ही हम कहते हैं दृश्यद्वती नदी। इसी नदी को ही हम क्या कहते हैं बताइए? दृश्यद्वती नदी कहते हैं, या दृश्यवती नदी भी कहते हैं। तो हनुमानगढ़ जिले में है कालीबंगा। शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियाँ हैं। कालीबंगा सभ्यता की सबसे पहले जानकारी किसने दी थी बताइए? कालीबंगा सभ्यता की सबसे पहले जानकारी देने वाले कौन थे? एलपी टेसीतोरी। एलपी टेसीतोरी ने इसकी सबसे पहले जानकारी दी थी, जो कि इटली के विद्वान थे। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कालीबंगा सभ्यता की खोज और कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन। कालीबंगा की खोज और कालीबंगा का उत्खनन। देखिए, कालीबंगा की जो खोज की थी वो 1952 में की गई थी, और इसका जो उत्खनन है वो 1961 में किया गया था। खोज और उत्खनन के बारे में आपको ABCD ध्यान रख लेना है। एक तो आपको ध्यान रखना है A, और दूसरा ध्यान रखना है B। खोज की थी A ने, यानी कि अमलानंद घोष ने। अमलानंद घोष ने ये तो की थी खोज, यानी कि खोजकर्ता कौन हो जाएंगे? अमलानंद घोष। और उत्खननकर्ता कौन हो जाएंगे? बी से बीबी लाल और BK थापर। बीबी लाल और BK थापर, दोनों नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। कालीबंगा की और बात करें तो मुख्य रूप से इसमें इसका जो उत्खनन है वो 2 टीलों के रूप में किया गया। एक टीला कौन सा बताइए? पश्चिमी टीला। और एक टीला कौन सा? पूर्वी टीला। एक टीला पूर्वी और एक टीला पश्चिमी टीला। पूर्वी टीले की अगर हम बात करें तो पूर्वी टीले को हम कहते हैं नगर टीला, और पश्चिमी टीले को हम कहते हैं दुर्ग टीला, ठीक है। अब हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इसकी, कालीबंगा की, कि यहाँ से अवशेष क्या क्या मिले हैं। देखिए, मुख्य रूप से यहाँ से जो जानकारी मिलती है, जो अवशेष मिलते हैं, उनमें अवशेष क्या क्या मिलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पर दोहरे जूते खेत के प्रमाण मिले हैं। दोहरे जूते खेत मिले हैं, या हम कह सकते हैं यहाँ पर मिश्रित कृषि के प्रमाण मिले हैं। मिश्रित कृषि के प्रमाण मिले हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट बात यहाँ से है कि यहाँ पर लकड़ी की नालियाँ मिली है। लकड़ी की नालियाँ मिली हैं, और यहाँ पर एक स्वास्तिक का चिन्ह मिला है। क्या मिला है? स्वास्तिक का चिन्ह। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर सेल खड़ी से निर्मित, यहाँ पर सेल खड़ी से निर्मित क्या मिली है? मोहरें मिली हैं, है ना। ये जो मोहरें हैं ना, ये मेसोपोटामिया जैसी मोहरें हैं। मेसोपोटामिया जैसी मोहरें, यानी कि यहाँ से पता चलता है कि ये जो सभ्यता है कालीबंगा, इसके जो संपर्क थे वो कहाँ तक थे? मेसोपोटामिया तक थे, ठीक है। और क्या क्या मिला है? देखिए, यहाँ से काफ़ी चीज़ें मिली हैं। यहाँ से अग्निकुंड मिला है, यहाँ से अग्निकुंड के प्रमाण मिले हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें यहाँ से तो भूकंप के प्रमाण मिले हैं। किसके प्रमाण मिले हैं? भूकंप के प्रमाण मिले हैं। भूकंप के प्रमाण का मतलब ये होता है कि यहाँ जो दीवारें मिली है ना मकानों की, उसमें दरारें मिली हैं, तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ भूकंप के भी प्रमाण मिले हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पर 6 छिद्र युक्त क्या मिली है? एक बालक की खोपड़ी मिली है। खोपड़ी मिली है ना। 6 छिद्र युक्त खोपड़ी मिली है, जिससे हमें पता चलता है कि
शल्य चिकित्सा यहाँ पर होती थी। शल्य चिकित्सा के प्रमाण भी हम कह सकते हैं, शल्य चिकित्सा के प्रमाण। ठीक है, ये जो आपको 6 छिद्र युक्त जो खोपड़ी मिली है, इसमें कुछ पानी सा भरा हुआ था, तो ऐसा माना जाता है कि ये जो खोपड़ी थी इसमें हाइड्रोस्प्लीज रोग था। तो हम कह सकते हैं कि हाइड्रोस्प्लीज रोग की जानकारी, हाइड्रोस्प्लीज रोग की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है बताइए? कालीबंगा सभ्यता से ही मिलती है। इसके अलावा देखो कालीबंगा की विशेषताएं बहुत सारी हैं। अगर हम बात करें तो कंप्लीट हमने वैसे वीडियो इसकी डाल रखी है, डिटेल वीडियो, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लेकिन अगर हम और बात करें थोड़ी सी, कि कालीबंगा एकमात्र ऐसी सभ्यता है जिस पर कितने रुपए का बताइए? 90 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया है। डाक टिकट जारी किया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि कालीबंगा सभ्यता पर 90 पैसे का डाक टिकट कब जारी किया गया था, तो हम बताएंगे 1961 में, जब इसका उत्खनन हुआ था तब इसके ऊपर 90 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया था। तो ये कंप्लीट जानकारी थी तीसरे प्रश्न के बारे में। ठीक है, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अब हम बात करते हैं चौथे प्रश्न की। देखिए चौथा प्रश्न, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है? ए ऑप्शन आहड़ सभ्यता, बी ऑप्शन बालाथल सभ्यता, सी ऑप्शन गिलूंड सभ्यता और डी ऑप्शन ओझियाना सभ्यता। बताइए ताम्रवती नगरी के नाम से। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता है, इस बात को ध्यान रखें। ठीक है, अब हम बात करते हैं अदर ऑप्शन की। देखिए बालाथल सभ्यता, गिलूंड सभ्यता और ओझियाना सभ्यता। बालाथल सभ्यता की अगर मैं बात करूं तो बालाथल पड़ता है उदयपुर में। बताइए बालाथल सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो हम बताएंगे उदयपुर जिले में स्थित है। उदयपुर जिले में स्थित है, पहली बात। दूसरी बात, कालीबंगा बालाथल सभ्यता के बारे में अब हम बात करें तो बालाथल सभ्यता की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी? बी से बालाथल, बी से वीरेंद्र नाथ। इसकी जो खोज की गई थी वो 1964 में की गई थी वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा। वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा। ठीक है, याद कर लेंगे, बी से बालाथल, बी से वीरेंद्र नाथ मिश्र। ठीक है, कब की गई थी? 1964 में की गई थी। अगर यहाँ से इम्पोर्टेंट बात करें बालाथल सभ्यता से क्या मिला है, तो बालाथल सभ्यता से मिले हैं लाल काले मृदभांड। मृदभांड का मतलब होता है मिट्टी के बर्तन। बताइए कैसे बर्तन? लाल काले मिट्टी के बर्तन मिले हैं बालाथल सभ्यता से। ठीक है, गिलूंड सभ्यता के बारे में हम बात कर चुके। वैसे हम बात करें बालाथल सभ्यता से और भी क्या मिला है, तो यहाँ पर एक 11 कमरों का घर भी मिला है और यहाँ सूती वस्त्र का टुकड़ा भी मिला है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर हम बात करें गिलूंड की, तो गिलूंड सभ्यता के बारे में हम पहले जानकारी प्राप्त कर ही चुके हैं कि गिलूंड सभ्यता राजसमंद में है। मैं वैसे बता देता हूँ, बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी मुझे लगता नहीं, क्योंकि गिलूंड सभ्यता राजसमंद में है और इसकी जो खोज है 1957 में बीबी लाल के द्वारा की गई थी और यहाँ से क्या मिला था? चित्तेदार हिरण की मूर्ति मिली थी। ओझियाना सभ्यता के बारे में हम बात करें तो ओझियाना सभ्यता पड़ती है भीलवाड़ा में। बताइए कहाँ पर पड़ती है? भीलवाड़ा में पड़ती है। ओझियाना सभ्यता की खोज 2000 में किसने की थी? BR मीणा ने की थी। ठीक है, और यहाँ से क्या मिला था? सफ़ेद बैल की मूर्ति मिली थी। अब हम बात करते हैं आहड़ सभ्यता की। आहड़ सभ्यता के बारे में थोड़ा डिटेल से हम बात करेंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, ये जो आपको 3 ऑप्शन दिख रहे हैं ना, बालाथल, गिलूंड और ओझियाना, इन तीनों को बनास संस्कृति के अंतर्गत ही रखा गया है, क्योंकि ये आहड़ सभ्यता का क्या है? विस्तार है। मैं थोड़ा सा एक बार मैप में बता देता हूँ आपको। देखिए जैसे ये मान लीजिए हमारा राजस्थान का मैप है। ठीक है, इसमें हमारी आहड़ सभ्यता है यहाँ पर। ये मान लीजिए हमारी आहड़ सभ्यता है।
आहड़ सभ्यता है। ठीक है, इसी के पास में पड़ता है एक स्थान गिलूंड। गिलूंड पड़ता है राजसमंद में। देखो राजसमंद की आकृति कैसी है बताइए, तिलक के समान है। ठीक है, यहाँ पर पड़ता है गिलूंड। और अगली बात करते हैं हम ओजियाना सभ्यता। आयताकार एक जिला है भीलवाड़ा में। आयताकार जिला कौन सा है? भीलवाड़ा। भीलवाड़ा जिले में एक सभ्यता पड़ती है जिसे हम कहते हैं, बताइए कौन सी सभ्यता? ओजियाना सभ्यता। ओजियाना सभ्यता। ठीक है, और उदयपुर में एक सभ्यता और पड़ती है जिसे हम कहते हैं बालाथल सभ्यता। बालाथल सभ्यता। ये बालाथल सभ्यता, गिलूंड सभ्यता और ओजियाना सभ्यता तीनों के तीनों बताइए किसका भाग है? आहड़ संस्कृति का भाग है। समझ में आ गया? अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आहड़ सभ्यता के बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए आहड़ सभ्यता। आहड़ सभ्यता काफी इंपॉर्टेंट सभ्यता है। सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आहड़ सभ्यता किस जिले में स्थित है। तो बताइए किस जिले में स्थित है? उदयपुर जिले में स्थित है। आहड़ सभ्यता उदयपुर जिले में स्थित है। और किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आयड़ नदी के किनारे स्थित है। आयड़ नदी के किनारे स्थित है। आयड़ नदी का नाम ही क्या है? बेडज नदी है, क्योंकि ये उदय सागर झील के बाद में इसका जो नाम है वो बेडज हो जाता है। अगर हम बात करें आहड़ सभ्यता के प्राचीन नाम की, तो इसका जो प्राचीन नाम है, प्राचीन नाम बताइए क्या है? ताम्रवती है। ताम्रवती है। ठीक है, और इसका वर्तमान नाम क्या है? वर्तमान नाम क्या है? तो इसका वर्तमान नाम है धूलकोट। धूलकोट। अघाटपुर इसका 11वीं शताब्दी में नाम था। ठीक है, वर्तमान में नाम क्या है इसका? धूलकोट है। प्राचीन नाम क्या था? ताम्रवती था। और 11वीं शताब्दी में नाम क्या था? अघाटपुर था। ठीक है, तो ये इसके उपनाम है। एक व्यक्ति हुए हैं जिसका नाम था एच.डी. साकलिया। एच.डी. साकलिया। इस एच.डी. साकलिया ने ये जो आहड़ सभ्यता है, इस आहड़ सभ्यता को क्या कहा था बताइए? बनास संस्कृति कहा था। बनास संस्कृति कहा था। तो आपसे पूछा जाए कि बताइए कि किस व्यक्ति ने आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति कहा है, तो उस व्यक्ति का नाम क्या था? एच.डी. साकलिया। इस एच.डी. साकलिया ने आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति कहा है। या सीधा प्रश्न भी पूछा जाता है कि किस सभ्यता को बनास संस्कृति कहा जाता है, तो हम बताएंगे आहड़ सभ्यता को बनास संस्कृति भी कहा जाता है। अगला प्रश्न कि आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी? आहड़ सभ्यता की खोज किसने की थी? देखिए, ए से आहड़ और ए से ही अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास। ऐसे ही आहड़ और ऐसे ही अक्षय कीर्ति व्यास, याद कर लेंगे आराम से। अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी जो खोज है वो की थी 1953 में। कब की थी बताइए? 1953 में इसकी जो खोज है वो की गई थी। वैसे अगर हम बात करें इसके उत्खनन की, तो आहड़ सभ्यता का जो उत्खनन है, आहड़ सभ्यता का जो उत्खनन है वो किसके द्वारा किया गया था? रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा किया गया था। R.C. अग्रवाल के द्वारा किया गया था 1956 में। वैसे इसका जो उत्खनन है वो एक बार और हुआ है। अगर हम इसके दूसरा उत्खनन कहें या दूसरे उत्खननकर्ता कहें, दूसरे उत्खननकर्ता बताइए कौन थे? इसका दूसरी बार जो उत्खनन किया था वो एच.डी. साकलिया के द्वारा किया गया था। और इसके साथ में एक व्यक्ति थे V.R. मिश्र। V.R. मिश्र कहें या वीरेंद्र चंद्र मिश्र कहें। ठीक है, एच.डी. साकलिया यानी कि हसमुख धीरजलाल साकलिया और वीरेंद्र चंद्र मिश्र के द्वारा इसका
दूसरी बार उत्खनन किया गया था। कई बार क्या होता है कि अक्षय कीर्ति व्यास और आर.सी. अग्रवाल, इन दोनों में से वो एक ऑप्शन में देता है और पूछता है कि आर्य सभ्यता की खोज किसने दी। तो सबसे पहले तो खोजकर्ता हम बताएंगे अक्षय कीर्ति व्यास को। अगर अक्षय कीर्ति व्यास ऑप्शन में नहीं हो तो बताइए कौन होगा? आर.सी. अग्रवाल होगा, क्योंकि सबसे पहले उत्खनन, पहली बार जो उत्खनन किया था वो किसने किया था? आर.सी. अग्रवाल के द्वारा किया गया था, रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा किया गया था। तो ये सामान्य सी जानकारी थी। अगर आपसे पूछा जाए आर्य सभ्यता के बारे में अवशेष की कि यहाँ से क्या क्या मिले हैं, तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए मैं अवशेष भी बता देता हूँ थोड़ी देर में। अगर हम बात करें आर्य सभ्यता से क्या क्या मिला है, तो पहली बात तो ये ध्यान रखें, आर्य सभ्यता का जो उत्खनन है वो 8 स्तर पर किया गया है। यानी कि कितने स्तर पर इसका उत्खनन किया गया है? 8 स्तर पर उत्खनन किया गया है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो अवशेष मिले हैं वो लाल काले मृदभान के मिले हैं, लाल काले मृदभांड के अवशेष भी मिले हैं। ठीक है, और क्या क्या मिले हैं? यहाँ पर जो मकान की नींव थी, इस नींव में कच्ची ईंट के अवशेष मिले हैं। कच्ची ईंट, नींव में कच्ची ईंट का प्रयोग किया गया था, ऐसा भी अवशेष मिले हैं। यहाँ पर विशाल विशाल मृदभांड मिले हैं, या हम कहें विशाल मृदभांड मिले हैं। यानी कि विशाल मृदभांड का मतलब यह होता है कि इन मृदभांडों का जो प्रयोग था वो मुख्य रूप से अन्न भंडार के लिए किया गया था। विशाल मृदभांड मतलब विशाल मिट्टी के बर्तन, बड़े मिट्टी के बर्तन, जिनका प्रयोग किसके लिए किया गया होगा? अन्न भरने के लिए किया होगा, या अन्न भंडार के लिए किया गया होगा। इन विशाल मृदभांडों को कहा जाता है गोरे व कोठा, गोरे व कोठे कहा जाता है, या कोष्ठ कहा जाता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात आर्य सभ्यता की, कि यहाँ पर जो मिट्टी के बर्तन का प्रयोग किया गया था वो किए गए थे उल्टी तपाई विधि से। यानी कि यहाँ हम बात करें मृदभांड पकाने की उल्टी तपाई विधि, इसको बहुत इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है अपने को। उल्टी तपाई विधि का प्रयोग किया गया था। ठीक है, तो ये सामान्य सी जानकारी थी। अगर हम बात करें यहाँ से, तो यहाँ से 6 चूल्हों के अवशेष भी मिले हैं, 6 चूल्हे के अवशेष भी मिले हैं। इससे हमें जानकारी मिलती है कि यहाँ पर कैसे परिवार होंगे, बताइए? संयुक्त परिवार प्रथा, संयुक्त परिवार प्रथा के अवशेष भी मिले हैं यहाँ से, क्योंकि 6 चूल्हे एक ही घर में मिले हैं। इसका मतलब सभी लोग एक साथ मिलकर भोजन पकाते होंगे, एक साथ ही भोजन खाते होंगे। ठीक है, इसके बाद में आप बात करें तो नेक्स्ट अगर बात करें हम यहाँ से, तो यहाँ एक अपोलो देवता की मुद्रा भी मिली है। अपोलो देवता थे यूनानी देवता, यूनानी देवता अपोलो की मुद्रा भी मिली है। यानी कि एक सिक्का मिला है, इस पे एक साइड में तो यूनानी देवता अपोलो का चित्र है और दूसरी साइड में जो था त्रिशूल था। यानी कि एक साइड में तो अपोलो देवता थे और दूसरी साइड में क्या थे? त्रिशूल मिला है। क्लियर? इसका मतलब ये हुआ कि ये मुख्य रूप से यूनानी देवता थे। इसका मतलब इस सभ्यता का जो व्यापार चलता था वो किसके साथ में भी चलता था? यूनान के साथ में भी लेन देन चलता था, क्योंकि मुद्रा मिली है यहाँ पर और इस मुद्रा में अपोलो देवता का चित्र मिला है। इसके अलावा यहाँ से एक ईरानी धूप बत्ती भी मिली है, ईरानी धूपदानी मिली है। धूपदानी यानी कि जिस पे धूप हम लगाते हैं ना, इस प्रकार की धूपदानी मिली है ना, इस प्रकार की धूपदानी मिली है। ठीक है, धूपदानी मिली है। कैसे धूपदानी बताइए? ईरानी धूपदानी। इसका मतलब ये हुआ कि इनका जो व्यापार था वो कहाँ तक चलता था? ईरान तक भी चलता था। इसके अलावा यहाँ से एक बनासियन बुल के प्रमाण भी मिले हैं, बनासियन बुल के प्रमाण भी मिले हैं। बनासियन बुल, या हम कहें या इसको कुब्बड़दार बुल भी कह सकते हैं, कुब्बड़दार बुल कहें या बैल कहें, एक ही बात है। कुब्बड़दार बैल के अवशेष भी कहाँ से मिले हैं?
आहड़ से ही मिले हैं, और बना से बुल के प्रमाण भी कहाँ से मिले हैं, आहड़ से मिले। तो ये सामान्य सी बातें थी, ये आपको पता होना चाहिए आहड़ के संदर्भ में ना। इस क्लास को आप कम से कम 2-3 बार रिवाइज करके देखेंगे तो आपकी कंप्लीट सभ्यताएं कंप्लीट हो जाएंगी। तो इनमें चारों ऑप्शन को हमने क्लियर कर लिया है। अब बढ़ते हम 5वें प्रश्न की ओर। 5वां प्रश्न, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बौद्ध संस्कृति के अवशेष, ए ऑप्शन बैराट सभ्यता से, बी ऑप्शन नोह सभ्यता से, सी ऑप्शन रेड सभ्यता से, डी ऑप्शन बागोर सभ्यता से। बताइए। देखिए, इस सभ्यता का जो आंसर होगा, इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो होगा बैराट सभ्यता। बौद्ध संस्कृति के अवशेष, बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बैराट सभ्यता से मिले हैं। बैराट पर अभी हम रिटर्न आएंगे, इससे पहले हम इन प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। नोह सभ्यता कहाँ पर है? नोह सभ्यता है भरतपुर जिले में। बताइए किस जिले में स्थित है? नोह सभ्यता है भरतपुर जिले में। भरतपुर जिले में। इसे हम लोह युगीन सभ्यता कहते हैं, लोह युगीन सभ्यता। बताइए नोह कैसी सभ्यता है? लोह युगीन सभ्यता है नोह। ठीक है। इसके अलावा हम बात करें रेड, रेड पड़ती है टोंक में। बताइए रेड सभ्यता किस जिले में स्थित है? टोंक जिले में स्थित है। किस नदी के किनारे है? तो रेड सभ्यता ढील नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? ढील नदी के किनारे। देखो रेड में लास्ट में क्या आ रहा है? ढ आ रहा है, इसी ढ से ही हम याद करेंगे, ढील नदी के किनारे। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें बागोर सभ्यता, बागोर सभ्यता पड़ती है भीलवाड़ा में। ठीक है। और बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे पड़ती है? कोठारी नदी के किनारे पड़ती है, कोठारी नदी के किनारे। ठीक है। अब हम बात करते हैं अब बैराट सभ्यता की। बैराट सभ्यता में सबसे पहले हम बात करते हैं बैराट सभ्यता। बैराट सभ्यता, पहली बात तो ये ध्यान रखें कि बैराट सभ्यता किस जिले में स्थित है। तो बताइए बैराट कहाँ पर स्थित है? जयपुर जिले में स्थित है। दूसरी बात हमने कहा कि बैराट सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? तो हम बताएंगे बाणगंगा नदी के किनारे है, बाणगंगा नदी के किनारे है। मैंने आपको बताया होगा जब मैंने आपको नदी तंत्र पढ़ाया था तो एक ट्रिक बताई थी मैंने, पार्वती सिंगर जाती है जब बाणगंगा बैराट से आती है। तो बताइए बाणगंगा कहाँ से आती है? बैराट से आती है। तो बैराट सभ्यता किस नदी के किनारे है? बाणगंगा नदी के किनारे है। अब हम बात करते हैं इसके बारे में थोड़ा सा आगे कि ये जो बैराट है इसकी खोज किसने की थी? बैराट सभ्यता की खोज किसने की थी? तो बताइए बैराट सभ्यता की खोज 1936 में की गई थी, और 1936 में इसकी खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा इसकी खोज की गई थी। अगर हम बात करें इसके उत्खनन की कि बैराट सभ्यता का जो उत्खनन है, उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो उत्खनन है वो नील रत्न बनर्जी इसका जो उत्खनन है वो नील रत्न बनर्जी और कैलाश दीक्षित के द्वारा किया गया था। कैलाश दीक्षित के द्वारा इसका उत्खनन किया गया था। ठीक है। अब हम इसके बारे में और बात करते हैं बैराट सभ्यता के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए कि बिज्जक डोंगरी, भीम डोंगरी, भोमली डोंगरी, काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, भोमली डोंगरी, महादेव डोंगरी, महादेव आगे तो कौन ही भी आएंगे, गणेश डोंगरी, इनका संबंध किस सभ्यता से है? तो हम बताएंगे इन सभी का संबंध बैराट सभ्यता से है। ठीक है।
अगर आपने बीजक डूंगरी को पढ़ा है तो एक शिलालेख भी पढ़ा होगा। बताइए कौन सा शिलालेख? भाब्रू शिलालेख। भाब्रू शिलालेख। इस भाब्रू शिलालेख की जो खोज की गई थी वो कहाँ की गई थी? बीजक डूंगरी पर की गई थी। इसकी जो खोज है किसके द्वारा की गई थी? इसकी खोज की गई थी कैप्टन बर्ट के द्वारा। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि बीजक डूंगरी में किसकी खोज की गई थी? भाब्रू शिलालेख की। और भाब्रू शिलालेख की खोज किसने की थी? कैप्टन बर्ट के द्वारा की गई थी 1837 में। ठीक है, अब हम यहाँ से और बात करते हैं क्या क्या मिला है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ से जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है मौर्यकालीन सिक्के। मौर्यकालीन सिक्कों के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बताइए कहाँ से मिले हैं? बैराट से मिले हैं। मौर्यकालीन सिक्के कोई हम कहते हैं पंचमार्क सिक्के। पंचमार्क सिक्के, इन्हें हम कहते हैं रजत मुद्राएं। रजत मुद्राएं, ठीक है। यहाँ से अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से सूती कपड़े में लिपटी हुई 36 मुद्राएं मिली हैं। कितनी मुद्राएं मिली हैं? 36 मुद्राएं मिली हैं, जिसमें से जो 8 मुद्राएं हैं समझिए, कुल तो कितनी मिली हैं? यहाँ पर 36 मुद्राएं मिली हैं, जिसमें से जो 8 मुद्राएं हैं वो मुद्राएं हैं मौर्यकालीन, या जिसे हम कहते हैं पंचमार्क सिक्के। और बची कितनी? 28 जो मुद्राएं हैं वो मिली हैं हमें इंडो ग्रीक, या हम कहते हैं इसे हम यूनानी या इंडो ग्रीक, यूनानी या इंडो ग्रीक मुद्राएं। इनमें से जो सर्वाधिक मुद्राएं मिली हैं, सर्वाधिक मुद्राएं जो मिली हैं वो मिली हैं, बताइए किसकी? शासक मिनेंडर की। मिनेंडर कौन था? ये था एक यूनानी शासक। देखिए, 2-3 बातें हैं, इनको आप अच्छे से समझिए। यहाँ से मौर्यकालीन सिक्के, यानी कि जिसे हम पंचमार्क आहत सिक्के कहते हैं या रजत मुद्राएं कहते हैं, इनके अवशेष मिले हैं या यहाँ से मिली हैं। सूती कपड़े में लिपटी हुई यहाँ से 36 मुद्राएं मिली हैं, जिनमें से 8 मुद्राएं मौर्यकालीन हैं और 28 मुद्राएं यूनानी हैं या इंडो ग्रीक हैं। इन 28 में से सर्वाधिक लगभग 16 मुद्राएं यूनानी शासक मिनेंडर की मिली हैं। तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि यूनानी शासक मिनेंडर की जो मुद्राएं हैं वो कहाँ से मिली हैं? तो हम बताएंगे बैराट से। या आपसे पूछा जाए मौर्यकालीन सभ्यताओं के अवशेष कहाँ से मिले हैं? बैराट सभ्यता से, क्योंकि यहाँ से मौर्यकालीन क्या मिले हैं? सिक्के मिले हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आप इसके बारे में ध्यान रखेंगे। इस वजह से अगर हम बात करें तो आपने जो चारों ऑप्शंस हैं वो क्लियर हो चुके होंगे 5वें प्रश्न के। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। 6ठा प्रश्न, बताइए महासतियों का टीला किस सभ्यता को कहा जाता है? महासतियों का टीला किस सभ्यता को कहा जाता है? ए ऑप्शन गणेश्वर सभ्यता, बी ऑप्शन गुरारा सभ्यता, बागोर सभ्यता या डडीकर सभ्यता। बताइए। देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा महासतियों का टीला कहा जाता है बागोर सभ्यता को। बताइए किस सभ्यता को कहा जाता है? बागोर सभ्यता को कहा जाता है। इसके अलावा हम एक एक प्रश्न की बात करते हैं। सबसे हम बात करते हैं पहले गणेश्वर सभ्यता की। या मैं लिख देता हूँ एक बार। गणेश्वर सभ्यता। सबसे पहला प्रश्न कि गणेश्वर सभ्यता किस जिले में स्थित है? बताइए गणेश्वर सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो गणेश्वर सभ्यता है सीकर जिले में। सीकर जिले में एक स्थान पड़ता है नीम का थाना। इस नीम का थाना सीकर में गणेश्वर सभ्यता स्थित है। दूसरा प्रश्न कि गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है? गणेश्वर सभ्यता है कांतली नदी के किनारे। किस नदी के किनारे है? बताइए
कांतली नदी के किनारे, और कांतली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावाटी कहा जाता है। इस बात को भी ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं गणेश्वर सभ्यता की खोज। गणेश्वर सभ्यता की खोज, गणेश्वर सभ्यता की जो खोज की थी वो की थी आर.सी. अग्रवाल के द्वारा। बताइए किसके द्वारा की गई थी? आर.सी. अग्रवाल के द्वारा। और अगर उत्खनन की बात करें तो उत्खनन भी बताइए किसके निर्देशन में हुआ था? आर.सी. अग्रवाल के निर्देशन में ही किया गया था। गणेश्वर सभ्यता के बारे में दो बातें ध्यान रखें। एक तो इसे कहा जाता है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। और एक इसे कहा जाता है पुरातत्व का पुष्कर। पुरातत्व का पुष्कर। पुरातत्व का पुष्कर। देखिए ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी क्यों कहा जाता है? बताइए इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी क्यों कहा जाता है? क्योंकि मुख्य रूप से अगर हम बात करें कि ये जो गणेश्वर है ये ताम्रयुगीन सभ्यता का स्थल है। ताम्रयुगीन सभ्यता का स्थल है, इस वजह से इसे कहा जाता है ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी। ठीक है। दूसरी अगर हम बात करें इसे पुरातत्व का पुष्कर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें पाषाण काल से लेकर और ताम्र युग तक की जो सभी वस्तुएं हैं उनके प्रमाण यहाँ पर मिले हैं, अतः इसे पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। ठीक है। तो गणेश्वर सभ्यता के बारे में दो बातें ध्यान रखें, इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है और ताम्रयुग सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, और इसे पुरातत्व का पुष्कर कहा जाता है। तो आपसे सीधे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि पुरातत्व का पुष्कर किस सभ्यता को कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को। किस जिले में स्थित है? सिक्कर जिले में। किस नदी के किनारे है? कांतली नदी के किनारे स्थित है। अब यहाँ से अवशेष क्या क्या मिले हैं मैं उनकी भी बात कर लेता हूँ कि गणेश्वर सभ्यता में किस किस के अवशेष मिले हैं हमें। देखिए सबसे पहले यहाँ पर मिला है पत्थर का बांध। पत्थर का बांध, ऐसा माना जाता रहा होगा कि जो यहाँ पर जो जनता रहती थी या जहाँ पर जो बस्ती रहती थी उसको बाढ़ से बचाने के लिए यहाँ पर बांध का प्रयोग किया गया था, और मुख्य रूप से ये बांध बना हुआ था पत्थर का। तो पत्थर के बांध के अवशेष कहाँ से मिले हैं? गणेश्वर से मिले हैं। ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पर जो मकान थे, इस मकान में भी किसका प्रयोग किया गया था? पत्थर का प्रयोग किया गया था। पत्थर का प्रयोग किया गया था। और सभी जगह लगभग आपको ईंटें मिल जाएंगी, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर ईंटों के प्रमाण नहीं मिले हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि किस सभ्यता में ईंटों के प्रमाण नहीं मिले हैं, तो गणेश्वर सभ्यता में ईंटों के प्रमाण नहीं मिले हैं। ठीक है। और क्या इम्पोर्टेंट है? अब चूंकि इसे ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है या ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, सही मायने में तो इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी मुख्य रूप से ताम्रयुगीन सभ्यता स्थल होने के कारण कहा जाता है। या हम ऐसा भी मान सकते हैं कि यहाँ पर जो वस्तुएं मिली हैं लगभग 97% जो वस्तुएं मिली हैं वो शुद्ध तांबे की बनी हुई होती हैं। 97% शुद्ध ताम्र वस्तुएं भी मिली हैं यहाँ। इस वजह से भी क्या कहा जाता है इसे? इस वजह से भी इसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहा जाता है। वैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधिकांश जो कारखाने मिले हैं वो तांबे के मिले हैं, यानी कि ताम्र वस्तु बनाने के कारखाने, ताम्र वस्तु बनाने के कारखाने मिले हैं, कारखाने मिले। इस वजह से भी इसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपके मुख्य रूप से आपको ध्यान रखने के कुछ पॉइंट्स। यहाँ पर एक कांटा भी मिला है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। इसे यहाँ पर मिला है एक मछली पकड़ने का कांटा, मछली पकड़ने का कांटा मिला है। मछली पकड़ने का कांटा भी मिला है। कहाँ से मिला है बताइए? गणेश्वर सभ्यता से ही मिला है।
तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें दो बातें पूछी जाती हैं ज़्यादातर। एक तो पूछा जाता है पत्थर का बांध, ठीक है, पत्थर से निर्मित बांध कहाँ से मिला है, गणेश्वर से मिला है। और जो सर्वाधिक पूछा जाता है वो पूछा जाता है मछली पकड़ने का कांटा कहाँ से मिला है, तो कहाँ से मिला है, गणेश्वर से मिला है। इन दोनों को मैंने अलग कलर में कर दिया है। इसके अलावा इसे ताम्र युगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। तो यहाँ ताम्र से बनी हुई 97% शुद्ध तांबे से बनी हुई वस्तुएं मिली हैं और तांबे के बहुत सारे कारखाने भी मिले हैं, ठीक है। तो गणेश्वर सभ्यता के बारे में आप इतना ध्यान रखें। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ने से पहले कुछ ऑप्शंस रह गए, मैं इनकी बात कर लेता हूँ। पहला ऑप्शन हमने क्लियर कर लिया था, गणेश्वर सभ्यता। अब हम बात करते हैं गुरारा सभ्यता। गुरारा सभ्यता के बारे में आप पता करें कि गुरारा सभ्यता किस जिले में स्थित है। तो गुरारा सभ्यता भी सिक्कर जिले में स्थित है। बताइए किस जिले में स्थित है, सिक्कर जिले में स्थित है। बागोर सभ्यता, बागोर सभ्यता भीलवाड़ा जिले में स्थित है। बताइए बागोर सभ्यता किस जिले में स्थित है, भीलवाड़ा जिले में स्थित है। बागोर सभ्यता के बारे में एक बात ध्यान रखें कि बागोर सभ्यता से प्राचीनतम किसके अवशेष मिले हैं, प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष मिले हैं, पशुपालन के अवशेष मिले हैं, ठीक है। वैसे ये मध्यपाषाण काल का एक सेंटर था बागोर सभ्यता। अगर हम बात करें बागोर सभ्यता कहाँ पर है, भीलवाड़ा जिले में स्थित है, ठीक है। वैसे हम शायद इसकी बात कर चुके होंगे या फिर आगे करने वाले होंगे। वैसे मैं यहाँ पे भी बता देता हूँ आपको, बागोर सभ्यता की जो खोज है, यही बता देता हूँ। बागोर सभ्यता की जो खोज है, इसकी जो खोज है किसके द्वारा की गई थी, वीरेंद्र नाथ मिश्र के द्वारा की गई थी, मिश्र के द्वारा की गई थी, वीरेंद्र नाथ मिश्र, ठीक है। बे से बागोर, बी से वीरेंद्र नाथ मिश्र, ठीक है। यहाँ से प्राचीनतम पशुपालन के अवशेष मिले हैं, इस बात को ध्यान रखें। बागोर सभ्यता कहाँ है, भीलवाड़ा में पड़ती है। अगला ऑप्शन है इसमें डडीकर सभ्यता। डडीकर सभ्यता कहाँ पर है बताइए, अलवर में है, अलवर में, अलवर जिले में स्थित है। डडीकर तालाब भी कहाँ है, अलवर में ही है। डडीकर सभ्यता भी कहाँ है, अलवर में ही है, ठीक है। तो ये सारे प्रश्न आप ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की, 7वां प्रश्न। गिलून सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, गिलून सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, बताइए। गिलून सभ्यता किस नदी के, बताइए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बनास नदी। गिलून सभ्यता किस नदी के किनारे है, बनास नदी के किनारे है। अब हम एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं। देखिए, आयड़ नदी के किनारे एक सभ्यता है जिसे हम कहते हैं आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता। बताइए आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे है, आयड़ नदी के किनारे है। इसी आयड़ नदी का नाम है बेडस नदी। अगर आपसे पूछा जाए बेडस नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है, तो हम कहेंगे बालाथल सभ्यता, बालाथल सभ्यता। आपसे पूछा जाए कोठारी नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है, तो हम कहेंगे बागोर सभ्यता, बागोर सभ्यता। और बनास नदी के किनारे कौन सी सभ्यता है, गिलून सभ्यता, ठीक है। देखिए आयड़ नदी और बेडस नदी, इनको अब थोड़ा सा ध्यान देना। वैसे तो ये एक ही नदी है। देखिए आयड़ नदी कहाँ से निकलती है बताइए, गोगुंदा की पहाड़ी उदयपुर से निकलती है, ठीक है। जैसे ये यहाँ से निकलती है तो यहाँ एक झील में प्रवेश करती है। इस झील का नाम है उदय सागर झील, उदय सागर झील। जैसे ये इस झील से आगे निकलती है तो इसका जो नाम हो जाता है वो बताइए कौन सा नाम हो जाता है, बेडस हो जाता है। और उसके बाद में जाके कहाँ मिल जाती है, बनास में मिल जाती है, आगे जाके बनास में मिल जाती है। अब यहाँ तक की कहानी सुनना, ये नदी तो एक ही है आयड़ नदी, है ना, लेकिन इसका नाम दो है। अगर उदय सागर झील से पहले अगर बात करें तो उदय सागर झील से पहले इसका नाम बताइए क्या होगा, आयड़ नदी होगा। और उदय सागर झील के बाद इसका नाम क्या हो जाएगा,
बेडस नदी हो जाएगा। अगर हम विशेषताओं में बात करें तो जो जो चीज़ें उदय सागर झील से पहले आ रही हैं वो उसमें आंसर आयड़ नदी होगा, और उदय सागर झील के बाद जो जो चीज़ें हैं उसमें बेडस नदी होगा। जैसे हम बात करते हैं यहाँ पर एक सभ्यता स्थित है, आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता, और यहाँ एक सभ्यता स्थित है बालाथल सभ्यता। देखिए अब आहड़ सभ्यता उदय सागर से पहले आ रही है क्या? यस, इसलिए आहड़ सभ्यता में जब नदी पूछी जाएगी तो हम बताएंगे आयड़ नदी। कौन सी नदी बताएंगे? आयड़ नदी। अब बालाथल सभ्यता चूंकि उदय सागर झील के बाद स्थित है ना, और उदय सागर झील के बाद इसका नाम क्या हो जाता है? बेडस हो जाता है, इसलिए बालाथल सभ्यता जब भी पूछी जाती है तो आंसर आएगा बेडस नदी के किनारे स्थित है। क्लियर दोनों चीज़ें? आयड़ नदी के किनारे आहड़ सभ्यता और बेडस नदी के किनारे बालाथल सभ्यता स्थित है। कोठारी नदी के किनारे बागोर सभ्यता स्थित है और बनास नदी के किनारे गिलूंड सभ्यता स्थित है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट 8वें प्रश्न की। 8वां प्रश्न है कि वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। प्राचीन भारत का टाटा नगर। ऑप्शन रेड सभ्यता, नगरी सभ्यता, कोटड़ा सभ्यता, बालाथल सभ्यता। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इस सभ्यता का जो राइट आंसर होगा, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा रेड सभ्यता। वह स्थान जिसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। प्राचीन भारत का टाटा नगर किसे कहा जाता है? रेड सभ्यता को कहा जाता है। रेड सभ्यता के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात कि रेड सभ्यता किस जिले में स्थित है, तो हम बताएंगे रेड स्थित है टोंक जिले में। और हमने कहा कि रेड में लास्ट में क्या आ रहा है? ढ आ रहा है, इसलिए बताइए किस नदी के किनारे स्थित है? ये ढील नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? ये ढील नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है? प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। इसके बारे में और क्या बातें? एक बात और विशेष रूप से ध्यान रखें। एक बात तो ये ध्यान रखेंगे, इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। और एक बात ये ध्यान रखेंगे कि रेड सभ्यता, यहाँ लिख देता हूँ मैं नीचे, कि एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार। आपसे पूछा जाए कि एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार किस सभ्यता में मिला है, तो रेड सभ्यता में मिला है, जिसे क्या कहा जाता है? प्राचीन भारत का टाटा नगर कहा जाता है। टोंक में स्थित है और ढील नदी के किनारे स्थित है। इसकी जो खोज की थी वो केदारनाथपुरी के द्वारा की गई थी, ये भी बात ध्यान रख सकते हैं आप। अब हम बात करते हैं नगरी सभ्यता। इस नगरी सभ्यता को हम कहते हैं मध्यमिका। इसे क्या भी कहा जा सकता है? मध्यमिका भी कहा जाता है। ठीक है, नगरी सभ्यता किस जिले में स्थित है, तो बताइए ये चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, अगर हम बात करें नगरी की, तो यहाँ से नगरी सभ्यता से यहाँ से रामायण काल एवं महाभारत काल, यहाँ से रामायण काल और महाभारत कालीन नगर के प्रमाण मिले हैं। दो बातें ध्यान रखें, यहाँ से रामायण कालीन और महाभारत कालीन नगर के प्रमाण मिले हैं। कहाँ से? नगरी से। नगरी मतलब मध्यमिका यानी कि चित्तौड़गढ़ से। ठीक है, अगर हम इसके उत्खनन की बात करें या इसकी खोज की बात करें, तो इसकी खोज की थी किसने? D.R. भंडारकर ने। हम बात करते हैं अब कोटड़ा सभ्यता की। कोटड़ा सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपसे ये पूछा जाता है कि कोटड़ा सभ्यता किस जिले में स्थित है, तो हम बताएंगे कोटड़ा सभ्यता झालावाड़ जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? झालावाड़ जिले में स्थित है।
कोटड़ा सभ्यता के बारे में आप इस बात को ध्यान रखें कि ये कोटड़ा सभ्यता है, इसकी जो खोज है या इसका जो उत्खनन है वो करवाया था दीपक शोध संस्था के द्वारा। दीपक शोध संस्था द्वारा उत्खनन। बताइए इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया है? दीपक शोध संस्था के द्वारा किया गया है। अतः हम कह सकते हैं कि यह एकमात्र ऐसा स्थल है, यह एकमात्र ऐसा स्थल है जिसकी खोज किसी संस्था द्वारा कराई गई है, किसी संस्था द्वारा कराई गई है। यानी कि वैसे तो अगर हम बात करें सभ्यताओं का उत्खनन कौन करवाता है? पुरातात्विक विभाग करवाता है, लेकिन ये एक ऐसी सभ्यता है कोटड़ा सभ्यता जो कहाँ पर है? झालावाड़ ज़िले में है, जिसका जो उत्खनन है वो किसी संस्था द्वारा कराया गया है। बताइए किस संस्था द्वारा इसका खोज उत्खनन कराया गया है? दीपक शोध संस्थान के द्वारा कराया गया है। आपसे ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि दीपक शोध संस्थान किस जिले में स्थित है? बताइए किस जिले में स्थित है? ये झालावाड़ ज़िले में स्थित है, झालावाड़ ज़िले में स्थित है। इसके अलावा हम बात करें बालाथल सभ्यता, तो बालाथल सभ्यता के बारे में हम काफ़ी डिटेल से बात कर ही चुके हैं कि बालाथल सभ्यता कहाँ पर है? उदयपुर ज़िले में है। बताइए बालाथल सभ्यता किस ज़िले में है? उदयपुर ज़िले में स्थित है। और ये किस नदी के किनारे है? तो ये बेडस नदी के किनारे है। इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसकी खोज वैश्य बालाथल वैश्य वीरेंद्र नाथ के द्वारा की गई थी। ठीक है, 1964 में वीरेंद्र नाथ के द्वारा की गई थी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ से लाल काले मृद भांड के अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा 8वां प्रश्न भी क्या ही होता है? समाप्त होता है। अब हम बात करते हैं 9वें प्रश्न की। बताइए राजस्थान में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ये प्रश्न वैसे मैंने पहले भी करा दिया था कि बताइए वैसे पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? ए ऑप्शन बागोर सभ्यता से, बी ऑप्शन दर सभ्यता से, सी ऑप्शन नोह सभ्यता से और डी ऑप्शन गरदड़ा सभ्यता से। इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा बागोर सभ्यता। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बागोर सभ्यता से मिले हैं। बागोर सभ्यता की हमने डिटेल से बात पहले कर ली है। अब हम बात करते हैं दर सभ्यता। तो आपसे अगर पूछा जाए तो बताइए दर सभ्यता किस जिले में स्थित है? तो दर सभ्यता भरतपुर जिले में स्थित है। बताइए किस जिले में स्थित है? भरतपुर जिले में स्थित है। और दर सभ्यता कैसी सभ्यता है? तो दर सभ्यता एक पाषाणकालीन सभ्यता है, पाषाणकालीन सभ्यता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नोह सभ्यता की। तो बताइए नोह सभ्यता किस जिले में स्थित है? नोह सभ्यता भी भरतपुर जिले में स्थित है। किस जिले में स्थित है? भरतपुर जिले में स्थित है। और नोह सभ्यता कैसी सभ्यता है? नोह सभ्यता एक लोह युगीन सभ्यता है। कैसी सभ्यता है? लोह युगीन सभ्यता है, क्योंकि यहाँ से लोहे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। ठीक है, तो दो बातें ध्यान रहेंगी। अब हम बात करते हैं गरदड़ा सभ्यता। बताइए गरदड़ा सभ्यता किस जिले में स्थित है? पहला प्रश्न तो यही है। गरदड़ा सभ्यता बूंदी जिले में स्थित है। देखिए मैंने ऑप्शन इस प्रकार से डिजाइन किए हैं, सभी ऑप्शन अलग अलग हैं, तो हमें है ना इस तरह से हमें सभी सभ्यताएं कंप्लीट हो जाएंगी। अगर पूरी क्लास को पूरे टेस्ट को हम अच्छा ईमानदारी के साथ में करते हैं तो लगभग सभी सभ्यताएं हमारी कंप्लीट हो जाएंगी। गरदड़ा सभ्यता किस जिले में स्थित है? बूंदी जिले में स्थित है। गरदड़ा सभ्यता की हम बात करें तो यहाँ से क्या मिला है? बताइए सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से हमें बर्ड राइडिंग रॉक पेंटिंग, यहाँ से हमें बर्ड राइडिंग रॉक पेंटिंग के प्रमाण मिले हैं, के अवशेष मिले हैं। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि बताइए बर्ड राइडिंग पेंटिंग के अवशेष कहाँ से मिले हैं?
तो बर्ड राइडिंग रोक पेंटिंग के अवशेष हमें गरदड़ा से मिले। गरदड़ा सभ्यता किस जिले में स्थित है, तो हम बनाएंगे बूंदी जिले में स्थित है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न और अंतिम प्रश्न की ओर। आज का हमारा जो अंतिम प्रश्न है इस टेस्ट का वो है 10वां प्रश्न। देखिए, निम्न में से किस सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। देखिए, कालीबंगा प्रथम के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है, ऐसा हम पहले पढ़ चुके हैं। बताइए किस सभ्यता को कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। देखिए, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा, कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है सौंथी सभ्यता को, क्योंकि ये हम पहले प्रश्न पढ़ भी चुके हैं। अब हम अगर सौंथी सभ्यता के बारे में थोड़ी सी बात करें तो देखिए, सौंथी सभ्यता के बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सौंथी सभ्यता की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई थी। इसकी जो खोज है वो 1953 में की गई थी अमलानंद घोष के द्वारा। अमलानंद घोष के द्वारा। दूसरा हमने पढ़ लिया है कि सौंथी सभ्यता किस जिले में स्थित है, तो सौंथी सभ्यता बीकानेर जिले में स्थित है। ठीक है, और इसे क्या कहा जाता है, इसे कालीबंगा प्रथम कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें पहला ऑप्शन जैसे सुनारी सभ्यता। सुनारी सभ्यता कहाँ पर है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए। तो सुनारी सभ्यता है झुंझुनू जिले में। बताइए किस जिले में स्थित है, झुंझुनू जिले में स्थित है। इस सुनारी सभ्यता को ही कहा जाता है लोहे का कटोरा। लोहे का कटोरा। बताइए लोहे का कटोरा किस सभ्यता को कहा जाता है, तो हम बताएंगे सुनारी सभ्यता को कहा जाता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सुनारी सभ्यता कैसी है, एक लोह युगीन सभ्यता है। ठीक है, सौंथी हो गई। पीलीबंगा। पीलीबंगा सभ्यता है हनुमानगढ़ जिले में। बताइए किस जिले में स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। कालीबंगा पीलीबंगा दोनों कहाँ हैं, हनुमानगढ़ जिले में है। और ये जो सभ्यता आपको दिख रही है डी ऑप्शन में, रंग महल सभ्यता। बताइए रंग महल सभ्यता भी किस जिले में स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। रंग महल सभ्यता भी कहाँ है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। रंग महल के बारे में हम थोड़ी सी और बात कर लेते हैं, क्योंकि रंग महल सभ्यता बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका उत्खनन की अगर हम बात करें तो इसका उत्खनन किया गया था हन्ना रिड के द्वारा। हन्ना रिड किसके द्वारा किया गया था, हन्ना रिड के द्वारा गया था। मुख्य रूप से ये एक स्वीडिश दल था, उस स्वीडिश दल का जो नेतृत्व किया था वो हन्ना रिड के द्वारा किया गया था। इसकी जो उत्खनन है मुख्य रूप से 1953 में किया गया था। रंग महल में अगर हम बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट बात रंग महल के बारे में कि यहाँ से हमें गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है। बताइए गुरु शिष्य की मूर्ति कहाँ से मिली है, तो हम बताएंगे रंग महल सभ्यता से मिली है। रंग महल सभ्यता कहाँ है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। यहाँ पर एक टोंटीदार मृद भांड भी मिला है। यहाँ से एक टोंटीदार मृद भांड भी मिला है। टोंटीदार मृद भांड का मतलब ये होता है कि मृद भांड का मतलब तो क्या ही होता है, मिट्टीदार बर्तन होता है, यानी कि एक ऐसा बर्तन जो मिट्टी का बना हुआ है ना। ये बर्तन कैसा है बताइए, मिट्टी का है, इसलिए हम कहते हैं इसे मृद भांड। लेकिन कैसा बना है, टोटी का मतलब होता है नल, एक जिसे हम कहते हैं ठुट्टी कहते हैं, जहाँ से पानी आता है। तो इस प्रकार से ठुट्टी लगी हुई थी, जिसे हम कहते हैं टोटी, यहाँ से पानी इसमें गिरता था नीचे, है ना। तो इस प्रकार का जो एक तरीके से हम इसको नल बोल सकते हैं, नल या टोटी बोलते हैं इसे अपन, है ना। तो ऐसा एक मृद भांड मिला है। बताइए कहाँ से मिला है, वो हमें मिला है रंग महल से। रंग महल कहाँ पड़ता है, हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है। रंग महल सभ्यता किस जिले में स्थित है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है साथियों, तो ये थी आज आपकी क्लास, और मतलब एक तरीके से कंप्लीट सॉल्यूशन जो आपका ऑफलाइन टेस्ट लिया गया था उसका कंप्लीट सॉल्यूशन कैसा लगा आपको ये भी बताना है, और साथ में कमेंट में करना है कि आपके कितने प्रश्न इस 10 प्रश्नों में से राइट हुए हैं। ठीक है, अगले जो टॉपिक का सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट क्लास में मैं कर दूंगा, है ना। अभी राजस्थान की प्रमुख सभ्यताएं हमने कंप्लीट कर ली हैं। जो भी आपके क्वेश्चन और क्वारीज हैं वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं।
ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।